मोहतरम नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे कि फ़ैमिली कोर्ट से खुला कैसे ग्रांट होता है और इससे खुला ग्रांट होने से पहले जो फ़ैमिली कोर्ट स्टेप्स अडॉप्ट करती है सेक्शन 10 के तहत, वो कौन से स्टेप्स हैं जिसको अडॉप्ट करने के बाद जो है कि अदालत खुला ग्रांट करती है। तो इसका प्रोसीजर क्या है, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी वाइफ अगर अपने हस्बैंड के अगेंस्ट खुला का सूट फाइल करती है और वो चाहती है कि सेपरेशन हो, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो, तो वो फैमिली कोर्ट में खुला का सूट फाइल करेगी। और सूट फाइल होने के बाद का जो प्रोसीजर है वो सेक्शन 10 के तहत प्रोसीजर अदालत अडॉप्ट करेगी और उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करके उसके बाद ही खुला का फैसला करेगी कि खुला ग्रांट करनी है या नहीं करनी है। तो इसमें होता यह है कि जैसे सूट फाइल हो गया, वाइफ ने सूट फाइल कर दिया यानी कि केस फाइल कर दिया अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ फैमिली कोर्ट में और नोटिस इशू हो गए, समन्स इशू हो गए, तो उसके बाद हस्बैंड अदालत में आ गया और उसने अपना रिटन स्टेटमेंट यानी कि जवाब दावा दाखिल कर दिया। उसके बाद ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो इसका जो सबसेक्शन 1 है वो ये कहता है, व्हेन द रिटन स्टेटमेंट इज़ फाइल्ड द कोर्ट शैल फिक्स एन अर्ली डेट फॉर प्री ट्रायल हेयरिंग ऑफ द केस। इसमें जब हस्बैंड रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा, जवाब दावा जमा कराएगा, तो उसके बाद अदालत कोई अर्ली डेट, कोई ऐसी डेट फिक्स करेगी कि उस पर प्री ट्रायल हेयरिंग का जो है कि रखा जाएगा कि उसमें पार्टीज़ को सुना जाए और दोनों पार्टीज़ को बिठा के और कोशिश करेगी अदालत के इसमें उनकी रिकन्सिलिएशन हो जाए, कंप्रोमाइज़ इफ़ेक्ट हो जाए बिटवीन द पार्टीज़। और ये पर्पज़ होता है लॉ का कि अदालत पहले कोशिश करती है थ्रू पार्टीज़, थ्रू काउंसिल्स, उनके वकला साहबान के, ताकि अगर पार्टीज़ का कंप्रोमाइज़ हो जाए तो एक घर टूटने से बच जाए और वो अदालत से ही हस्बैंड अपनी वाइफ को ले जाए। तो उस सूरत में ये होता है कि इन केस अगर कंप्रोमाइज़ होता है तो फिर वो सूट जो कि वाइफ विड्रा करती है, तो उस सूरत में ही होता है। अगर इन केस प्री ट्रायल फेल हो जाता है या अगर कंप्रोमाइज़ कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता है पार्टीज़ के दरमियान, तो फिर अदालत क्या करेगी, उसको खुला ग्रांट कर देगी वाइफ को। तो ये खुला ग्रांट होने से पहले का एक तरीक़ेकार, एक प्रोसीजर है, स्टेप्स है। ऐसा नहीं है कि सूट फाइल होने के बाद फ़ौरन ही अदालत खुला ग्रांट कर दे। तो उसमें एक तरीक़ेकार कानून में जो रखा है ये जनरल पब्लिक की अवेयरनेस के लिए है वीडियो, और उसके अलावा जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं या यंग लॉयर्स हैं उनके लिए है कि इसका सेक्शन 10 का जो इसका एक्सरसाइज ऑफ दिस सेक्शन कैसे होती है, इसका कैसे इस्तेमाल होता है। तो ये सब सेक्शन 1 में ये आ गया, स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट जमा कराने के बाद डेट फिक्स होगी। सब सेक्शन 2 में अदालत क्या करेगी, ऑन द डेट सो फिक्स द कोर्ट शेल एग्जामिन द प्लान्ड द रिटन स्टेटमेंट इफ एनी एंड द प्रिसाइज ऑफ एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड बाय द पार्टीज एंड शेल आल्सो इफ इट सो डीम्स फिट हियर द पार्टीज एंड देयर काउंसिल्स। उसके बाद अदालत क्या करेगी कि जो डेट फिक्स करेगी उस डेट पे जो उनके जो रिटन स्टेटमेंट है, प्लान्ट है, जो दोनों पार्टीज़ के जो केसेस हैं या जो उनके साथ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं बतौर शहादत एविडेंस, उसका जायज़ा लेगी और उसके बाद जो है कि दोनों पार्टीज़ यानी कि हस्बैंड और वाइफ को सुनेगी और उसके बाद अगर वो चाहे तो उनके वकला साहबान काउंसिल्स को भी अदालत सुन सकती है। इस स्टेप के बाद नंबर 3 जो है सब सेक्शन 10 का नंबर 3 है, उसमें अदालत आगे कोशिश करेगी कि कोई कंप्रोमाइज़ हो जाए। एट द प्री ट्रायल द कोर्ट शेल ascertain the points at issue between the parties and attempt to effect a compromise or reconciliation between the parties if this be possible। इसमें यह होगा कि तीसरे स्टेप में ये होगा कि कोर्ट कोशिश करेगी कि पार्टीज़ के दरमियान कंप्रोमाइज़ हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए और हस्बैंड और वाइफ आपस में जो है कि उनका मामला सेटल हो जाए और खुला की तरफ जो है कि या सेपरेशन की तरफ मैटर नहीं जाए। उसके बाद पंजाब की एक अमेंडमेंट है, उसमें सेक्शन 10 में पंजाब की अमेंडमेंट है कि उसमें 3 में, सब सेक्शन 3 में ये चीज़ ऐड होगी या सब्सटीट्यूट होगी। द फैमिली कोड में एट द प्री ट्रायल स्टेज असर्टेन प्रिसाइज पॉइंट्स ऑफ द कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज एंड अटेम्प्ट टू इफेक्ट कंप्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज। यानी कि फैमिली कोर्ट कोशिश करेगी कि जो कंट्रोवर्सी है, जो असल जो डिस्प्यूट है पार्टीज़ में, उसके पॉइंट्स को जो है कि उसका अहाता करेगी कि दुरुस्त जो है कि उसके पॉइंट्स की तरफ जा रहे हैं और उसकी उसमें जो कंप्रोमाइज़ है वो कैसे पार्टीज़ में जो है कि इफ़ेक्ट किया जाए। तो अगर इसके बाद सबसेक्शन 4 आता है जो चौथा स्टेप है कि अगर कोई इफ़ नो कंप्रोमाइज़ और रिकन्सिलिएशन इज़ पॉसिबल द कोर्ट शैल फ्रेम द इशूज़ इन द केस एंड फिक्स द डेट फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस। इसमें यह है कि सबसेक्शन 4 में कि अगर कोई
कंप्रोमाइज़ या रिकन्सिलिएशन नहीं होता है, इट मीन्स यानी कि कंप्रोमाइज़ या रिकन्सिलिएशन जो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग है वो फेल हो गया, तो कोर्ट उस सूरत में क्या करेगी, इशू फ्रेम करेगी। इशू फ्रेम इस सूरत में भी होते हैं कि अगर हस्बैंड कहता है कि मैंने हक महर जो है कि वो पे कर दिया है और वाइफ कहती है कि मुझे हक महर मिला ही नहीं है, तो उस सूरत में इशू फ्रेम होगा। और अगर दोनों पार्टी एग्री हैं इस पॉइंट पे कि हक महर जो कि पेड है तो या अनपेड है, तो उस सूरत में फिर इशू फ्रेम नहीं होगा। अगर वो अनपेड है तो वाइफ जो है कि अपना हक महर वेव करेगी, फोरगो करेगी, और अगर अनपेड है पेड है तो फिर वो वाइफ जो है कि हक महर अपने हस्बैंड को रिटर्न करेगी। तो उस सूरत में जो है कि उसके बाद खुला, अदालत खुला की डिग्री ग्रांट कर देगी। तो ये इसका तरीक़ेकार है, और खुला की ग्रांट का फैमिली कोर्ट उसके बाद जो है कि खुला ग्रांट कर सकती है। थैंक यू।